नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हुए हैं क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास, जिसमें हम पहला चैप्टर अभी आपको पढ़ा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र एवं विभव के बारे में। इससे पहले हमने आपको थ्योरी पोर्शन भी बताया और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी बताया। तो वैद्युत द्विध्रुव में हमने आपको एक इसके पहले डेरिवेशन बताया हुआ है, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना। लेकिन और दूसरा पार्ट हमने आपको बताया हुआ था कि निरक्षीय स्थिति भी एक होती है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ भी बोलते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा लिख के आता है पेपर में। तो इसको आप आसानी से डिस्क्रिप्शन कैसे देखना है या आप पूरा वीडियो यहाँ पर देखेंगे। देखने के बाद आपको एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, यह सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं और ये लाइन से ही चलना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देख लें। उससे पहले का तो वो भी आपको तैयार हो जाएंगे और हम ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिजिक्स की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में देखिए है क्या, निरक्षीय स्थिति में सबसे पहले है, देखिए क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जहां पर दो आवेश लिए जाते हैं जिनका मान बराबर होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। हम यहाँ पर मानते हैं कि एक आवेश Q है जिसका यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर एक आवेश Q लेते हैं जो कि प्लस चार्ज है। अब ये एक डाइपोल बन गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक डाइपोल बन गया है, यानी कि द्विध्रुव बन गया है। अब द्विध्रुव बन गया है, यहाँ पर इसकी अच्छी स्थिति की बात मैंने जब बताई थी तो वहाँ पर बताया हुआ था कि ऐसे करके अगर हम इसी सीक्वेंस में यानी एक्स एक्सिस अगर इसे मान ले तो एक्स एक्सिस के आगे किसी यहाँ पर बिंदु अगर हो जाए तो उस बिंदु पर निकालना होगा तो वो अच्छी स्थिति होगी। अगर इस बिंदु से हटकर किसी बिंदु पर निकालना है तो वो निरक्षीय स्थिति हो गई। अब निरक्षीय क्या है? एक तरह से हम अगर इस पर ये बिंदु O मान लें, अगर आपको पता होगा डाइपोल के बीच की दोनों की डिस्टेंस कितनी होती है? 2L होती है। ठीक है, पहले ही बताया था मैंने डाइपोल में, तो 2L होती है। तो यानी ये मिडिल बिंदु है तो इसकी दूरी कितनी हो गई? L हो गई। ऐसे ही सेम यहाँ पर इसकी कितनी हो गई? L हो गई। ठीक है, अब ये दूरी L हो गई। हमें क्या करना है? एक बिंदु P मान लिया हमने, ये है हमारा एक बिंदु P जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करनी है, अब यहाँ पर निकालना है। तो अब देखिए, पहले यहाँ निकाला था हमने, अब यहाँ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब निकाला हमने तो एक हमने क्या किया, O बिंदु, ये इसके लंबवत खींचा, ये O बिंदु है। ठीक है, मिडिल बिंदु। यहाँ से अगर आप मान के चलिए ये दूरी L है, ठीक है, और ये कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से कोई बिंदु R दूरी पर है, वहाँ पर भी हमने माना था कि एक R दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ पर हमें निकालना था। यहाँ पर भी हमने एक माना कि यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से जब यहाँ तक ज्ञात करना है, ये दूरी R हो गई, तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो देखिए ये होता है, तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, कर्ण क्या है? ये आपका हिस्सा कर्ण है, ये है आपका लंब हिस्सा और ये क्या है? आधार का हिस्सा। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपको यहाँ से फार्मूला याद कर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यानी ये दूरी कैसे पता चलेगी आपको? ये वाली दूरी, यहाँ पर देखिए ये दूरी, ये और ये तीनों क्या बन रहे हैं? ये त्रिभुज सेम बन रहे हैं। तो हमें कर्ण निकालना है यानी इधर की वैल्यू निकालना है। ये हमें पता है यानी लंब कितना है? R है, ये कितना है? L है। आधार हमें ये निकालना है, तो अब ये निकालना है तो हम कर्ण का स्क्वायर से कैसे निकाल सकते हैं? यानी कि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना है? L यानी L का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर इसका अंडर रूट हम लिख देंगे, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी ये दूरी कितनी पता चल गई हमको? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही इसकी भी देखिए R और L ये भी है, तो ये भी दूरी कितनी होगी? अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये पी और क्यू या इस बिंदु की हमें वैल्यू पता चल गई। ये बिंदु आप मान लीजिए ए है, ये बिंदु मान लीजिए बी है, तो ए पी और बी हो गया, तो पी और बी की दूरी इतनी और ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ तक हम आपको समझ में आ गया, एकदम चित्र समझ में आ गया पूरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए चित्र में वैल्यू पहले समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम कहाँ कहाँ पुट करें ये आपको जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप चित्र को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में लिखते क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखना क्या है थ्योरी वो भी मैं आपको बता दूं। आपको लिखना है, माना ए और बी, बिंदु ए और बी पर एक डाइपोल रखा हुआ है, मतलब एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, जिस पर ए बिंदु पर माइनस क्यू चार्ज है और बी बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है, जिसके बीच की दूरी 2l है। एक बिंदु O है जिससे लंबवत दूरी पर एक P बिंदु रखा है, P बिंदु है R दूरी पर, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये इतना आपने लिख दिया, यहाँ पर निकालनी है। तो अतः POA एक समकोण त्रिभुज बनता है, जिसके कारण से P और A के बीच की दूरी √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहाँ से होगी। ठीक है, ये थ्योरी में लिख देना है आपको। ऐसे ही PB के बीच की दूरी इतना आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए दूरी हमें पता चल गई, ये सब पता चल गया। अब मेन बात आती है कि अब इलेक्ट्रिक कैसे निकालें। अब देखिए मैंने पढ़ाया था कि दो बिंदुओं के, मान लीजिए ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनके बीच के आपको निकालना है, ई निकालना होता था दो बिंदुओं के बीच में। तो फार्मूला क्या होता था ई के बीच में, इधर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया था मैंने कि ई, तो अब समझिए कि दो बिंदुओं के कारण, यानी इस बिंदु पर निकालना है, तो एक बार ये बिंदु और ये बिंदु जब लेंगे आप, तो यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण यहाँ पे दूर दिशा की ओर, ऊपर की ओर, सेम यही डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा E1। ठीक है, क्या लगेगा E1, इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सीधे एक जो दिशा में जा रहा है सेम यही दिशा में आगे की ओर क्या लगेगा E1, और ये माइनस का है तो माइनस बाहर की ओर न जा करके अंदर की ओर आएगा, यानी यहीं से नीचे की ओर एक फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इस डायरेक्शन में आएगी E2, और इस डायरेक्शन में E1 क्यों गई, इसका कारण है प्लस Q। देखिए प्लस है, प्लस तो दूर भागेगा, इसके पास खुद से पैसा है, जिसके पास खूब सारा पैसा है, समझिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे कि इसके पास खूब सारा चार्ज है, यानी खूब सारा पैसा है, तो इसके पास कौन आएगा, नहीं आएगा, उसे क्या जरूरत है उसके पास लेकर के, तो वो बाहर की ओर जाएगा। इसके पास पैसा नहीं है तो इसको चाहिए, तो इसकी तरफ क्या हुआ, E2 आ गया, ऐसे याद रखिए आप। ठीक है, तो ये फोर्स लग गया। अब समझिए ये डायरेक्शन हो गया, तो अब इसका एक परिणामी E1 और E2 के कारण एक फोर्स इधर डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसको हम मानते हैं कि परिणामी E है। परिणामी E मतलब टोटल E जो हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर, इसी डायरेक्शन में वो क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, चित्र अभी समझ में आया। अब देखिएगा, अब हमें ये समझिए एक E1 है और एक E2 है, तो जब इस और इस बिंदु के कारण निकालेंगे, यानी P और B, बिंदु PB, ठीक है, PB के कारण जब फोर्स इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, E1 हो जाएगा। ठीक है, E1 होगा, और E1 का मैंने E का फार्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, E R स्क्वायर लिखते थे हम हमेशा, तो यहाँ पर R क्या है, आप देखिए इस बिंदु के कारण, ये बिंदु जब बात कर रहे हैं तो इसके कारण R कितना है, ये है इसके बीच की दूरी, ये और ये, इन दोनों बीच की बिंदु दूरी कितनी है, इतनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि R स्क्वायर रखना है, यानी R की जगह पूरा कितना आया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, R स्क्वायर लिखते हैं, समझ में आया। तो ऐसे Q अपॉन इतना लिख दिया हमने। ठीक है, इस रूट को ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी E1 बराबर यहाँ से आ जाएगा। अब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए आगे, अब बात करते हैं हम E2 की, तो अब E2 की कब बात करेंगे, किस बिंदु के कारण होगा, बिंदु AP या PA। ठीक है, PA लिख दीजिए,
PA के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, E2 आएगा, E2 है इसके कारण। तो अब E2 की जब हम बात करेंगे तो E2 में क्या होगा कि E2 में भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पर Q हम देखिए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, चार्ज की वैल्यू तो सेम है, मान हम लिखते हैं, मान लिख दिया हमने। अब R की बात कर रहे हैं, E2 के लिए R कितना है, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, सेम वही है, R² + L² का अंडर रूट। तो इसी R की बात कर रहे हैं हम, इनके दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब इस R की जगह फिर हम वही लिखेंगे, R² + L² का अंडर रूट का स्क्वायर लिखेंगे। अब जब लिखेंगे तो E2 बराबर क्या हो गया यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² + L² हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। क्या E1 E2 आपस में बराबर हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 = E2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया पूरा। E1 E2 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें किसकी बात करनी है, परिणामी E की बात करनी है। अब परिणामी E कैसे निकालेंगे हम लोग, तो परिणामी E निकालने के लिए एक बार जरा इसको हम, इस चित्र को अलग करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए ये बिंदु गया E1, ये यहाँ आया E2 और ये क्या है, E1 है, ठीक है। परिणामी यहाँ पे आता है E, ठीक है, E आ रहा है, तो E अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा, परिणामी हमें निकालना है, ठीक है। परिणामी E जब निकालना है तो यहाँ से हमने इस डिग्री, इन दोनों के बीच के एंगल पता करेंगे कितना है। हमने माना ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। जब हमने माना इसको थीटा है, तो देखिए हमेशा आपने पढ़ा होगा कि इसके कॉन्जुगेट एंगल जो बनते हैं, देखिए ये बीच में आया, यानी इसका एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा 90 डिग्री में, यही होता है, ठीक है। अब जब इन दोनों की बात करेंगे तो E1 और जिधर साइड थीटा लगा होता है, जिस एंगल के साइड लगा होता है, जिससे जुड़ा होता है थीटा, उसको हमेशा कौन सा बोलते हैं, E1 cos थीटा, यानी cos थीटा की बात हम करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी E1 cos थीटा, यानी E1 के कारण इधर साइड कौन सी दिशा में जाएगा, E1 cos थीटा, और इसका 90 डिग्री अपोजिट साइड वर्टिकल में क्या जाएगा, वर्टिकल में जाएगा E1 sin थीटा जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, आ गया। मैथ के स्टूडेंट थोड़ा आसानी समझ लेंगे, लेकिन बायो के स्टूडेंट में तो समझ लीजिए, ऐसा होता है, ठीक है। आपको तो याद करना है, कुल मिला के मैथ भी याद करनी ही पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। तो आप क्या करिए, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा अप साइड, जिधर थीटा लगा होगा उधर E1 cos थीटा लगाना, मतलब cos को लगाना है थीटा साइड, बस ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब E2 की बात करिए, तो E2 इधर साइड है, तो इसका एक्सिस x और y एक्सिस कौन सा होगा, इसका x इधर हो जाएगा, y इसका क्या इधर होगा, इसके साथ होगा ना, बिल्कुल होगा। अब एंगल तो इसी के साथ निकालना है, क्योंकि हमें परिणामी तो इसी के साथ निकालना है ना, तो एंगल इसके साथ बन गया। अब एंगल जब बन गया तो यानी कि इस डायरेक्शन में क्या आएगा, बोलिए, E2 cos थीटा, ठीक है, E2 cos थीटा, ठीक है, आ गया। अब E2 cos थीटा आएगा यहां से इधर की साइड, तो इधर साइड क्या आएगा, E2 sin थीटा, ठीक है, कंफर्म है, सब समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो, E1 sin थीटा हो गया, E2 sin थीटा हो गया। इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे साइड, इसकी डायरेक्शन किधर है, अप साइड, एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। अपोजिट में है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को, क्या इसको एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अभी कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये तो E1 है, ये तो E2 है, नहीं कर सकते। लेकिन यहां से आपको पता है कि E1 = E2, तो जब एक दिशा से, कहने का मतलब ये एक फोर्स खींच रहा है, अपने ऊपर की ओर खींच रहा है, और एक उतने ही बल लगाकर आपको नीचे की ओर खींच रहा है,
तो क्या वो बराबर बल लगाएंगे तो क्या कभी होगा उसमें खिंचाव? वो तो जीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर दे रहे हैं। लेकिन जो परिणामी ई आ रहा है इस साइड में क्या देखते हैं हम कि पूरा बल तो दोनों इधर ही साइड लगाते जा रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी जो परिणामी ई आएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। E1 बराबर E2 है, रख सकते हैं, एक रख दीजिए, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा हो जाएगा। तो E बराबर E1 2E1 cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया? 2E1 cos थीटा। अब क्या यहाँ E1 की वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन E1 की वैल्यू तो आपको पता ही है, लेकिन अभी हमें क्या पता नहीं है? cos थीटा की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू अब हमें फाइंड करना है। cos थीटा तो आपने ये एक फार्मूला पढ़ते हैं आप, LAL/K लाल बटे कक्का पढ़ा है, 9th में पढ़ा होगा अच्छे से, कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये पढ़ा ही है। तो यहाँ से अगर हम निकालें कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है यहाँ पर? क्वेश्चन में अगर आया जाए तो यहाँ पर आधार कितना है? यल है। किसी भी इसको मान लो, ये त्रिभुज एक मान लिया, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में एंगल अगर इसको यहाँ पे थीटा है तो ए आधार कितना है? कॉस थीटा बराबर आधार, ठीक है, बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है? इतनी बीच की दूरी यल है, यल है। और कर्ण कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई क्या? पता चल गई। आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू और E1 की वैल्यू, E1 E2 बराबर ही है, चाहे जो रख लो। E1 की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, क्या लिखोगे? कॉस थीटा और E1 की वैल्यू, E1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। अब जब आपने रखा तो क्या आएगा देखिए, ठीक है। अब हम रखते हैं, यहाँ से क्या आएगा? E बराबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? 2E1 cos थीटा लिखा हुआ है, यानी E बराबर 2, E1 क्या है? E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ये यहाँ से देखिए अगर आप उठाएंगे तो इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इतना आ जाएगा, समझ में आया? अब यहाँ से देखिएगा, E बराबर ऊपर देखिए क्या लिखा है? 2QL लिखा हुआ है क्या, या Q इंटू 2L ऐसे लिखा हुआ है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक जगह है, और आर स्क्वायर एल स्क्वायर का इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट में है क्या, इसको हटा के 1/2 यहाँ लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। यानी कि ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मिला दें आपस में तो क्या ये 1 और आधा जुड़ जाएगा, क्योंकि सेम बेस है। तो 1 और आधा कितना होता है? 1.5 होता है। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2, ठीक है, समझ गए। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं हम 3/2, क्या ऐसे लिख सकते हैं? कोई गलती? ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गया।
एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था विद्युत डायपोल में कि P बराबर Q इंटू 2L बताया था नहीं बताया था तो वीडियो में और देख लीजिएगा, और भी वीडियो है विद्युत द्विध्रुव के, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो Q इंटू 2L की जगह P रख सकते हैं क्या? इस जगह में रख सकते हैं बिल्कुल, यानी कि ये हो गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और देखिए R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर का पावर 3/2 है। हमने एक बताया था कि अगर इस क्वेश्चन में R जो यहाँ तक है, ठीक है, ये तो बहुत दूर हो पॉइंट, तो R तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अगर बहुत दूर पॉइंट चला जाए तो R की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि L क्या हो जाएगा उसकी तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि R इज ग्रेटर देन L, ठीक है। तो जब ये मान लिया तो L बराबर क्या हुआ? 0 हो गया। L जब 0 हो गया, निगलेक्ट हो गया लगभग, तो यहाँ से L को 0 रख सकते हैं। तो L को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 0। जब 0 रखेंगे तो क्या बचेगा? देखिए R स्क्वायर के पावर 3/2 बचेगा। अब ये 2 गुणा हो जाता है हमेशा पावर की पावर, पढ़ा है मैथ में, पावर की पावर में क्या होता है? गुणा हो जाता है आपस में, यानी एक पावर चढ़ा है अगर उसके ऊपर भी एक पावर चढ़ा दी जाए तो दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी 2 × 3/2 होगा, 2 कैंसिल, यानी बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R³ हो जाएगा। ये देखिए, क्या यही फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था डायपोल में? E बराबर यही अच्छी स्थिति में आया हुआ था, यही देखिए निरक्षी स्थिति में भी आ गया सेम, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R³ आ गया कंप्लीट। यहाँ से ये क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर मैं एक बार साइड में फिर से दोहरा देता हूँ स्पीड में उसको, ठीक है। AB एक विद्युत डायपोल, बीच की दूरी 2L, इसको अप साइड में एक बिंदु P जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसके बीच की दूरी R जिसके कारण ये समकोण त्रिभुज, इसकी दूरी √R² प्लस L स्क्वायर, इस फार्मूले से निकल आया। इतना निकलने के बाद एक E1 फोर्स लगेगा इस दिशा में, E2 फोर्स लगेगा -Q के कारण नीचे की दिशा में, परिणामी जो निकलेगा E इधर निकलेगा, ठीक है। इसका एंगल मानते हैं हम थीटा। जब थीटा निकाला हमने तो एक परिणामी E1 cos थीटा इधर लगेगा, इसके घटक 2 घटक बनते हैं, E1 sin थीटा ऊपर की ओर हो जाएगा इसके कारण, इस कारण से जिस एंगल पे है E2 cos थीटा इधर, E2 sin थीटा इधर, दोनों बन गया। यहाँ से हम परिणामी निकालेंगे। अब देखिए E1 कैसे निकला, तो E1 के लिए फार्मूला हमने बताया था, इस E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R², R की वैल्यू ये वाली, तो √R² प्लस L स्क्वायर का अंडर ये कर दिया, ये वैल्यू आई। सेम E2 के लिए है, ये डायरेक्शन में दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गई। बराबर होने के बाद E बराबर E1 cos थीटा आ गया। cos थीटा की वैल्यू हमने आधार बटे कर्ण से निकाला इस त्रिभुज को मानते हुए, आप इधर से भी मानेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी। L अपॉन इतना आया, cos थीटा की वैल्यू और E1 की वैल्यू हमने इस फार्मूले में रखा, E बराबर इतना, और इसको सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करते हुए यहाँ पे P बराबर Q इंटू 2L लिया, L की वैल्यू 0 लिया। अब इसके बाद बचता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R², ठीक है, सॉरी R³, हाँ सही तो लिखा है, Q ओके, Q लिख दिया मैंने, P सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा लिखना भूल गए थे, P है, P अपॉन R³, ठीक है। मैंने Q लिख दिया था वो गलती से, यहाँ पे P लिखा था, आप समझ लीजिए इसको, अंडरस्टूड है चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। P अपॉन R³, ठीक है। तो इतना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R³, ये आपका है। और जब निर्वात में होगा, तब जब निर्वात में होगा तो K की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी, और निर्वात में वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए। नहीं समझ में आता दोबारा रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन को, पूरा वीडियो रिपीट कर लीजिए, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए रफ में, एकदम से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और पेपर में अच्छी या निरक्षी से 100% एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, इतना तो बनता है हक, ठीक है दोस्तों।
तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, फिर आगे लेकर आते हैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आगे होंगे, जो भी अभी बचा है इसमें, वो टॉपिक सारे हम अभी आपको कवर करके प्लेलिस्ट में दे देंगे। प्लेलिस्ट जरूर आप अपने को फॉलो कर लीजिए, फिजिक्स की प्लेलिस्ट वीडियो से, और इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करिए। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू, नमस्कार।